क्या आपका बिजनेस आपको चला रहा है या आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं? क्या आप दिन भर बिजनेस के छोटे मोटे कामों में इतने उलझे रहते हैं कि ग्रोथ की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती? क्या आपको लगता है कि आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया है लेकिन असल में आप खुद ही बिजनेस में फंस चुके हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह सोच बदलने का समय आ चुका है। सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो सिस्टम पे चलता है, न कि आपकी मौजूदगी पर। अगर आपका बिजनेस आपके बिना रुक जाता है तो यह बिजनेस नहीं बल्कि एक जॉब बन चुका है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप बिजनेस में काम करने के बजाय बिजनेस बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सवाल यह है, कैसे एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो ऑटोमेटिक चले, ग्रो करे और आपको फ्रीडम दे। 90% बिजनेस आज फेल हो जाते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं? एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट जिससे आपका बिजनेस 10x ग्रो भी कर सकता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस का एक पावरफुल सिस्टम जिसे 95% लोग इग्नोर कर देते हैं, और आज हम वही सिस्टम के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। यह कोई थियोरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज है जिसे अपनाकर हजारों बिजनेस ओनर्स ने अपनी लाइफ बदल दी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का एक अमेजिंग वीडियो, जहां पे आप सीख पाएंगे स्ट्रेटजीज, मेथड, सिस्टम और सब कुछ जो आपके बिजनेस को ऑटो मोड पे लाने के लिए जरूरी है। बिजनेस शुरू करना आसान है लेकिन उसे सफल बनाना एक अलग खेल है। यही सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर आपको कोई स्किल अच्छी आती है तो आप उसका बिजनेस भी बढ़िया चला सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति शानदार बेकिंग कर लेता है या कुकिंग कर लेता है। उसके बनाए हर एक केक को हर कोई पसंद करता है। दोस्त, रिश्तेदार कहते हैं तुम्हें अपनी खुद की बेकरी खोल लेनी चाहिए, कब तक जॉब करते फिरोगे। जोश में आकर वही बेकरी शुरू कर देता है। शुरुआत में सब कुछ सही चलता है लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगते हैं। अब उसे सिर्फ केक नहीं बनाने हैं बल्कि ऑर्डर संभालने हैं, अकाउंट्स देखना है, प्रॉफिट देखना है, लीगल कंप्लायंसेस को देखना है, स्टाफ को मैनेज करना है, मार्केटिंग करके कई दूसरी चीजों में भी उलझना पड़ता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह बेकिंग से ज्यादा बिजनेस के झंझट में उलझ गया है। यही गलती ज्यादातर बिजनेस ओनर करते हैं। वे यह समझते हैं कि अगर वे किसी काम में माहिर हैं तो उनका बिजनेस अपने आप सफल हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है और इसी वजह से 95% बिजनेस आज फेल हो जाते हैं। हर नया बिजनेस ओनर 3 किरदारों में फंस जाता है। पहला है टेक्नीशियन, जो असल में काम करता है, केक बनाना, मशीन चलाना, सामान बेचना। दूसरा जो है वो मैनेजर है, जो स्टाफ को मैनेज करता है, ऑर्डर संभालता है और बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान देता है। और तीसरा एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस के बड़े विजन पर फोकस करता है, ग्रोथ की प्लानिंग करता है और स्केलेबल सिस्टम बनाता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग टेक्नीशियन बने रहते हैं। वे पूरे दिन काम में उलझते रहते हैं लेकिन बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने और बढ़ाने के लिए उनके पास समय नहीं निकाल पाते हैं। एक वर्कशॉप का मालिक खुद ही मशीन चला रहा है, खुद ही कस्टमर से डील कर रहा है, खुद ही पेमेंट का फॉलोअप करेगा, खुद ही इन्वेंट्री भी चेक करेगा। हर चीज खुद करने के चक्कर में वह थक जाता है, काम का प्रेशर बढ़ता जाता है और बिजनेस की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। यही कारण है कि 90% छोटे बिजनेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं और जो बचते हैं उनमें से 80% अगले 5 साल में बंद हो जाएंगे। मतलब 10 साल के बाद सिर्फ 4 या 5% बिजनेस सर्वाइव करते हैं और उसमें से कुछ ग्रो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भीड़ में खो ना जाए तो आपको न सिर्फ एक बेहतरीन टेक्नीशियन नहीं बल्कि एक सच्चा एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। काम करने की बजाय सिस्टम बनाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हर काम खुद करने की बजाय एक मजबूत टीम तैयार कीजिए और डेली ऑपरेशंस को डेलीगेट कीजिए। बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेस और स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। यही पहला सबसे बड़ा सबक है। बिजनेस को सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि माइंडसेट और सिस्टम से सफल बनाया जाता है। आगे हम जानेंगे कि बिजनेस के अलग अलग स्टेज क्या होते हैं और सबसे खतरनाक फेज कौन सा होता है जिसमें 90% बिजनेस वहां पे फेल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका असली रोल आपके बिजनेस में क्या है? क्या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो बड़ा सोचता है, या आप एक टेक्नीशियन हैं जो हर चीज खुद करने में बिजनी है, या फिर आप एक मैनेजर हैं जो टीम और सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है? अगर आपको पता ही नहीं कि आपका रोल कौन सा है तो यह हो सकता है कि आप बिजनेस उसी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। हर बिजनेस ओनर के अंदर 3 अलग अलग व्यक्ति होती है। पहला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर, जो भविष्य की बात करता है, बड़े सपने देखता है, इनोवेशन करता है और कई नई अपॉर्चुनिटी खोजता है। अगर कोई बिजनेस में सिर्फ एंटरप्रेन्योर है तो वो केवल सपने देखता रहेगा लेकिन हकीकत में कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पे स्टीव जॉब्स का एग्जांपल बहुत बढ़िया है, जिसने कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी क्योंकि वो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर था लेकिन उसने टीम भी बनाई थी।
दूसरा मैनेजर है जो सिस्टम सेट करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करता है और बिजनेस को कंट्रोल में रखता है। वह एंटरप्रेन्योर के सपने को एक योजना में बदलता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ मैनेजर है तो वो प्रोसेस और सिस्टम में इतना उलझ जाएगा, कभी इनोवेट नहीं कर पाएगा, कभी बड़ी सोच नहीं रख पाएगा। जैसे कोई होटल ओनर जो बस किचन ऑर्डर्स मैनेज करता है, रिपोर्ट्स चेक करता रहता है, लेकिन कभी नया मेनू नहीं लाएगा या मार्केटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तीसरा जो किरदार है वो है टेक्नीशियन, जिसे अपने काम में एक्सपर्टाइज हासिल होती है। जैसे कोई बेकरी चलाता है, कोई मशीन बनाता है, कोई प्रोडक्शन संभालता है। उसे लगता है कि अगर वह अच्छा काम करेगा तो बिजनेस खुद ब खुद ग्रो करेगा। लेकिन टेक्नीशियन को यह समझ में नहीं आता है कि बिजनेस सिस्टम से चलना चाहिए, सिर्फ मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक शानदार शेफ जो खुद एक रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने की बजाय वो खुद ही खाने बनाने और सर्व करने के लिए साफ सफाई करने में फंस जाता है। अब सोचिए, अगर एक इंसान को 3 रोल है तो वो क्या करेगा? यानी एक एंटरप्रेन्योर ऐसा कहेगा, चलो एक नया बिजनेस आइडिया लाते हैं। मैनेजर कहेगा, अभी मत करो, पहले जो चल रहा है उसे ही सही चलने दो। टेक्नीशियन कहेगा, मुझे नया आइडिया से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा काम करने दो। यही संघर्ष हर बिजनेस ओनर के अंदर चलता रहता है और इसी वजह से ज्यादातर बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप एक सिर्फ टेक्नीशियन बने रहेंगे तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जॉब बनकर रह जाएगा। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर का सपना, मैनेजर की प्लानिंग और टेक्नीशियन का एग्जीक्यूशन, ये तीनों मिलकर एक सफल बिजनेस बन सकता है। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको यह सीखना होगा कि कब कौन सा रोल निभाना है। एंटरप्रेन्योर बन के सोचिए कि बिजनेस को ऑटोमेटिक मोड पे कैसा रखा जाए। मैनेजर बन के एक सिस्टम और स्ट्रक्चर को तैयार कीजिए और टेक्नीशियन की तरह खुद काम करने की बजाय अपनी टीम को सौंपिए। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस का सबसे खतरनाक फेज कौन सा होता है, जिसमें 90% बिजनेस फेलियर से गुजरते हैं और वो फेल हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब मालिक को यह समझ में आता है कि अब अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता है और किसी को हायर करना बहुत ही ज़रूरत है। यह पहली बार होता है जब बिजनेस में काम बांटने की ज़रूरत महसूस होती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सही तरीके से मदद नहीं लेते हैं। जब कोई बिजनेस ओनर पहली बार काम सौंपता है तो आमतौर पर 3 गलतियां कर लेता है। पहली गलती यह होती है कि गलत व्यक्ति को हायर करना। अक्सर लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे किसी दोस्त, रिश्तेदार या सस्ते ऑप्शन को चुन लेते हैं। इससे बिजनेस पर गलत असर पड़ता है। सही टीम चुनना बहुत ज़रूरी है जो बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। दूसरी गलती ये होती है काम सौंपने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ देना। कई बार लोग सोचते हैं कि अब किसी और को दे दिया गया है तो अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब निगरानी नहीं होती है तो कई बार काम की क्वालिटी गिरने लगती है या काम सही तरीके से नहीं होते हैं। काम को बांटना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ देना नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी बड़ी गलती ये होती है यह सोचना कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो खुद कर लेंगे। यह माइंडसेट बिजनेस को बड़ा होने से रोकता है। जब भी कोई गलती होती है तो मालिक खुद उसे ठीक करने लग जाता है, जिससे टीम कभी सीख नहीं पाती है। अगर हर चीज खुद करने लगेंगे तो बिजनेस कभी स्केल नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ मैनेजर भी रहते हैं जो खुद ही काम करने के आदी बन चुके हैं। इसी कारण से ये फेज में 90% बिजनेस या तो बंद हो जाते हैं या फिर छोटे स्तर पर संघर्ष करते रहते हैं। मुख्य कारण यह होता है कि यह तो सही टीम नहीं बनती है, या फिर टीम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, या फिर मालिक खुद ही सब कुछ करने में लगा हुआ रहता है और आखिर में थक जाता है। अगर इस मुश्किल दौर से निकलना है तो 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात, सही लोगों को हायर करना, न कि सिर्फ दोस्तों या जान पहचान वाले को रखना। दूसरी बात, काम को सौंपना लेकिन साथ ही निगरानी और मार्गदर्शन जरूर रखें। अगर कोई गलती करता है तो उसे सीखने का मौका दे, बजाय इसके कि खुद काम संभाल लिया जाए। अगर इस फेज को सफलतापूर्वक पार करना है तो मालिक को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा, जहां सिस्टम और टीम बिल्डिंग पर फोकस किया जाए। यह बिजनेस को स्थिर और स्केलेबल स्तर पर ले जाएगा और ये पहला स्टेप है आपके बिजनेस को ग्रो करने का। क्या आपका बिजनेस एक स्टेबल स्टेज पे आ चुका है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ग्रोथ रुक गई है? क्या आपको महसूस हो रहा है कि अब आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़ा बदलाव करना पड़ेगा? क्या आपको डर है कि अगर आपने कुछ नया किया तो शायद फेल हो सकता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि समय आ चुका है जहां पे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ये कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं तो आपका बिजनेस यहीं पे रुक जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि बिजनेस में कंफर्ट जोन कैसे आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है और आप इससे बाहर निकलने का सही तरीका क्या हो सकता है। ये बात जो है वो है बियॉन्ड द कंफर्ट जोन की। असली ग्रोथ
यही होती है। अधिकतर बिजनेस एडोलेंस फेज से बाहर निकलते ही एक स्टेज पे आ जाते हैं जहां पे लगता है कि अब चीजें ठीक ठाक चल रही है, बस ऐसे ही करते रहो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप ग्रोथ के लिए एक कदम उठाना बंद कर देते हैं तो बिजनेस धीरे धीरे ठहर जाता है और फिर गिरने लगता है। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसा ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक रेस्तरां बिजनेस ने शुरुआत में बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन फिर उसने कोई इनोवेशन नहीं किया, नई कोई डिश नहीं जोड़ी, डिजिटल मार्केटिंग नहीं की और धीरे धीरे कस्टमर कम होने लगे। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो बिजनेस अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं वह कभी बड़ा नहीं बन सकते हैं। यानी अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको कंफर्ट जोन निकालना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में फंसने के 3 सबसे बड़ी वजह है। अब सवाल यह है कि बिजनेस ओनर अपने कंफर्ट जोन में फंसते क्यों हैं और इसकी जो 3 वजह है वो क्या हो सकती है। पहली वजह है डर। अगर फेल होंगे तो क्या हो जाएगा। कई बिजनेस ओनर को डर लगता है कि अगर उन्होंने नया कदम, नई प्रोडक्ट, नया बिजनेस, नई सिस्टम, नए टीम मेंबर्स जोड़ लिए और अगर वो फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमेशा ऑफलाइन सेल्स पर फोकस किया था, लेकिन जब ऑनलाइन सेलिंग का समय आया तो रिस्क नहीं लिया, धीरे धीरे मार्केट से बाहर होते गए। इसे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो रिस्क नहीं लेते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। दूसरी वजह अब सबसे ठीक चल रही थी माला माइंडसेट से। कई बिजनेस ओनर सोचते हैं कि अगर अभी सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर नोकिया, जो एक जमाने में जानी मानी फोन की कंपनी थी, शायद फोन यानी नोकिया के नाम से ही हम जानते थे, मोबाइल कंपनी थी जिससे सालों तक इनोवेशन नहीं किया और जब स्मार्टफोन का जमाना आया तो वो मार्केट से गायब हो गए। ऐसी कई सारी एग्जाम्पल हैं जिसे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे आउट ऑफ डेट हो जाएंगे और मार्केट आपको धीरे धीरे यहाँ से फेंक देगा। तीसरी जो वजह है वो है सही सिस्टम और प्रोसेस की कमी। कई बिजनेस ओनर नए अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास सही सिस्टम नहीं होता है। जितने भी एसएमई इंडस्ट्रीज हैं वह सारी अपने ओनर के डिसीजन पर ही चलती है, ना उनके पास कोई सिस्टम है, ना कोई स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं और इसकी वजह से उनके पोटेंशियल तक वो पहुंच ही नहीं पाती है। सारे डिसीजंस ओनर लेते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले सही सिस्टम और टीम बनानी होगी और अगर आप सही सिस्टम और टीम बनाएंगे तो आप आगे बढ़ने की गुंजाइश आपकी बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से असली ग्रोथ कैसे कर पाएंगे। आइए इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। ये जो 3 टिप्स है ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूं और ये प्रूवन है। पहली टिप्स है, सोचिए कि 5 साल के बाद आपका बिजनेस कहां होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 5 साल बाद भी सफल हो और आगे बढ़े प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, तो आपको अभी से ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपका डिसीजन लॉन्ग टर्म की सोच को ध्यान में रख के करेंगे। अगर आप कल की बात करेंगे तो कई और डिसीजन लेंगे तो मेजॉरिटी डिसीजन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। आप बड़े भी नहीं बन पाएंगे और आपके पास कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। एक स्टार्टअप जिसने शुरुआत से ही सोचा था कि 10 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर करेगा, इसलिए उसने हर साल नए मार्केट और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया। अपने डिसीजन 10 साल की जो टारगेट्स थे उसके बेस पे लिए। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है। दूसरी टिप्स है, फेलियर से मत डरिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए। हर बड़ा बिजनेस छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से ही बड़ा बना है। कभी भी ऐसी सोच मत रखिए कि आप जितना निवेश करेंगे या जो ट्राई कर रहे हैं वो सारी चीज़ सफल हो जाएगी। कुछ एक चीज़ नहीं भी काम करेगी। आपका जो कैलकुलेटर रिस्क है वो फेलियर से आपको बचाएगा। तो फेलियर से मत डरिए, आप ट्राई करेंगे तो ही तो सफल और सक्सेसफुल हो जाएंगे। डर के ट्राई नहीं करेंगे, इतना सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा उसकी चिंता मत कीजिए। तीसरी टिप्स है, बिजनेस में ऑटोमेशन और सिस्टम डालिए। अगर आप सही लोगों को सही प्रोसेस और सिस्टम में डाल देंगे तो आप एक नए अवसर और फोकस कर पाएंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी से या ऑटोमेशन से हो सकता है तो वो चीज़ों के लिए लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑटोमेशन से कोई चीज़ हो सकती है तो उसे पहले प्राथमिकता दीजिए। लोग गलती कर सकते हैं, लोग भूल जाएंगे, लेकिन ऑटोमेशन गलती नहीं करेगा, भूल नहीं जाएगा और आपको अच्छे ऑटोमेशंस को मॉनिटर करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जबकि अगर कोई ह्यूमन काम करेगा तो आपको हमेशा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। तो यह सब सीख कर करना क्या है। अगर आप सच में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो याद रखिए, असली सफलता तब मिलती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, छोटे छोटे कदम उठाएंगे, रिस्क लेंगे और आगे बढ़िए। जो लोग ग्रोथ से डरते हैं वे बिजनेस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आपने कभी सोचा है कि बड़ी कंपनियां इतनी सफल कैसे होती है?
क्या एक छोटा बिजनेस भी उतना ही सफल बन सकता है? क्या आपके बिजनेस की ग्रोथ इस पर निर्भर करती है कि आप खुद किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं? अगर आप भी ये सवाल सोचते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव को समझना होगा। आज हम जानेंगे कि एक बिजनेस कैसे मैच्योरिटी तक पहुंचता है और एक असली एंटरप्रेन्योर को क्या नजरिया रखना चाहिए ताकि आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बड़े बिजनेस और छोटे बिजनेस के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे या रिसोर्सेज का होता है, लेकिन असल में फर्क सोच का होता है। एक चाय वाला भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है, जबकि हजारों चाय वाले एक छोटी दुकान से आगे कभी भी नहीं बढ़ पाते हैं। बात पैसे की नहीं है, अप्रोच की है। बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के भी आपको अगर ग्रोथ करना है तो आपको टर्न की रिवोल्यूशन को समझना होगा। अब हम जानेंगे कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और आप कैसे अपने बिजनेस को इस मॉडल पर चला सकते हैं। अब तक हमने समझा कि अधिकतर छोटे बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके ओनर्स हर चीज में खुद फंसे रहते हैं। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां बिजनेस ओनर पर कम और एक मजबूत सिस्टम पर ज्यादा हम भरोसा कर पाए, ज्यादा हम डिपेंडेंट रह पाए। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना होगा जो ऑटोमेटिक चले और जिसे कोई भी आसानी से ऑपरेट कर सके। इसे ही कहते हैं टर्न की रिवोल्यूशंस। अब सवाल यह है कि ये टर्न की रिवोल्यूशंस का जो सिस्टम है वो हमें अपने बिजनेस में लागू कैसे करें। तो चलिए समझते हैं। 3 स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। पहला, हर चीज को सिस्टम्स में डालिए, यानी स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन बनाइए। शब्दों को समझिएगा, स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन बनाइए। दूसरा है, हर काम को डॉक्यूमेंट करिए, यानी रिपीटेबल प्रोसेस बनाइए। एक ही चीज बार बार करनी है, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के कर पाना चाहिए। तीसरा है, ऐसा मॉडल डिजाइन कीजिए जो स्केलेबल हो, यानी स्केलेबल मॉडल अपनाइए। टर्न की रिवोल्यूशंस अपनाने के लिए पहला स्टेप बिजनेस को ओनर इंडिपेंडेंट करना है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आप पर निर्भर रहेगा तो वह कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए प्रोसेसेस और सिस्टम को डिजाइन कीजिए। एक उदाहरण ले, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने लीन मैन्युफैक्चरिंग को अपनाया, सारे स्टैंडर्डाइजेशंस को अपडेट किया, तो वो बिना ओनर के चलने लगी और स्केलेबल भी बन गई। जो एसओपी है वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है। हर काम के लिए एक प्रोसेस लिखिए ताकि कोई भी नया कर्मचारी आए तो उसे आसानी से समझ सके। हो सकता है तो वीडियो एसओपी बनाइए ताकि वो देख के समझ जाए, पढ़ने की जरूरत न हो। जिससे और ये करने से आपका हर एक कस्टमर है उनको एक सेम एक्सपीरियंस, सेम प्रोडक्ट क्वालिटी मिल पाएगी और जो एसओपी है वो बिजनेस का डीएनए बन जाएगी। तीसरा जो स्टेप्स है वो बिजनेस को ऐसा डिजाइन करना होगा कि कोई भी उस बिजनेस को चला पाए। टर्न की मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह बिजनेस को इतना आसान बना देता है कि उसे कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट कर पाएगा। बिजनेस को इतना सिंपल बनाइए कि कोई भी चला पाए। कि मैकडोनल्ड हर देश, हर शहर में एक जैसा ही क्यों होता है? कैसे स्टारबक्स हर जगह सेम एक्सपीरियंस देता है? और ऐसे कई सारे बिजनेस है। क्या आपके बिजनेस में भी ऐसा मॉडल लागू किया जा सकता है? अगर हाँ, तो आपको समझना होगा फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप मॉडल। अब हम ये जानेंगे कि प्रोटोटाइप बनाकर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज लेवल तक कैसे ग्रो कर सकते हैं। जानता हूं कि आप यह सोच रहे होंगे कि मेरे बिजनेस में फ्रेंचाइज पॉसिबल नहीं है। क्या मैं फ्रेंचाइज से बिजनेस को ग्रोथ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूं? लेकिन दोस्तों, आप एक ऐसा मॉडल तो बना ही सकते हैं जो फ्रेंचाइज की प्रणाली के तहत चले, चाहे आप फ्रेंचाइज न भी दें। आखिरकार यह फ्रेंचाइज मॉडल है क्या, थोड़ा समझते हैं। बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कोई भी आसानी से रन सके, जो हमने पहले समझा। यानी हमें प्रोटोटाइप, यानी एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल बनाना होगा जो स्केलेबल और रिपीटेबल हो। याद रखना, स्केलेबल हो और रिपीटेबल भी हो, यानी जैसा आप कर सकते हैं वैसा बहुत सारे लोग कर पाए। जो डिसीजन आप ले पा रहे हैं वैसा डिसीजन बहुत सारे लोग ले पाए, बिना एक्सपीरियंस, बिना इंटेलिजेंस, बिना नॉलेज के, तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। फ्रेंचाइज मॉडल प्रोटोटाइप का काम कैसे करता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर बिजनेस को एक परफेक्ट मशीन की तरह डिजाइन करो, हर ऑपरेशन को डॉक्यूमेंट करो और सिस्टम बेस्ड बनाओ। एक ऐसा मॉडल बनाओ जिससे कोई भी बिना आपकी हेल्प के इसको चला पाए। किसी को कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। डिसीजन जो काम कर रहे हैं वो इंसान खुद ले ले और वो भी डॉक्यूमेंट हो। एसओपी एक ऐसा स्टैंडर्ड जरिया बन जाए जो पढ़ के सारे लोग काम कर पाए। सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। एक कस्टमर को जैसी सर्विस मिल रही है वैसी ही सबको मिलनी चाहिए। जो डिसीजन आप ले रहे हैं वैसे ही डिसीजन आपके सारे टीम मेंबर अपने लेवल पर गाइडलाइन पढ़ के ले पाए। इसीलिए हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हर बार एक जैसा रिजल्ट है। यही है दोस्तों फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप का मॉडल। फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप के 5 की एलिमेंट जिसे एक एक करके समझते हैं। यह 5 चीज आपके बिजनेस को ऑटो मोड पे ले आएगी। पहला है प्रेडिक्टेबल वर्क, हर प्रोसेस को रिपीटेबल बनाना, हर चीज एक प्रॉपर वर्क फ्लो
और प्रोसेस से होनी चाहिए, जिसमें रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। दूसरा है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर एक चीज को पेपर पे रख दीजिए, हर स्टेप्स को एसओपी और स्टैंडर्डाइजेशंस के रूप में लिखें ताकि कोई भी उसे आसानी से फॉलो कर सके। तीसरा है आपके लोगों को ट्रेनिंग दें, अपनी टीम को अच्छे से अच्छे ट्रेन करो। अगर आपकी टीम को पता ही नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है तो आपका सिस्टम चलेगा कैसे। चौथा है मेजर एवरीथिंग। हर चीज को मॉनिटर करें। अगर आप अपने बिजनेस को मेजर नहीं करेंगे, हर एक प्रोसेस के रिजल्ट्स को मेजर नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा। और पांचवा है क्रिएट अ स्केलेबल मॉडल। बिजनेस को स्केलेबल बनाने का एक बढ़िया मॉडल बना दीजिए जो आपके बिजनेस को स्केल कर पाए। समझते हैं कि असली बिजनेस ओनर बनने के लिए हमें बिजनेस के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर काम करना होगा। ज्यादातर लोग बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं ताकि वे अपने बॉस खुद बन सके, लेकिन फिर वे खुद ही सबसे बड़े एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। काफी सारी इंडस्ट्रीज तो ऐसी बन चुकी है कि जहां ओनर अगर नौकरी कर ले तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे उनके प्रॉफिट से। ऐसे ओनर नौकरी करेंगे तो घर जल्दी जा पाएंगे, या उनकी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देंगे तो शायद प्रॉफिट से ज्यादा पैसा वहां पे बना सकते हैं। मैं ऐसे बिजनेसमैन को बिजनेस ऑपरेटर कहता हूं। मेरा मानना है कि उन्हें बिजनेस ओनर नहीं कहना चाहिए। कैसे लोग हैं जो सारी चीज खुद करते हैं, यह सबसे बड़ी गलती होती है। अगर सिर्फ आपके कदम पर बिजनेस चल रहा है तो आप बिजनेस ओनर नहीं बल्कि आप बिजनेस ऑपरेटर बन के रह चुके हैं। जैसे कि आप ही सेल्स लाएंगे, आप ही नया प्रोडक्ट बनाएंगे, आप ही प्राइस डिसाइड करेंगे और आपके अलावा कोई आपकी कंपनी में कुछ नहीं कर सकता है। सारे डिसीजन आपके भरोसे ही हैं। तो दोस्तों, असली बिजनेस ओनर कौन है? मेरे हिसाब से असली बिजनेस ओनर वह है जो सिस्टम बनाते हैं, बड़ी सोच रखते हैं और उनके बिना सिस्टम चले इसके बारे में वो निरंतर सुधार लाते हैं। यह होगा कैसे? यह करने के लिए 3 स्टेप्स, और यह 3 स्टेप्स अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ जाएगा। पहला स्टेप्स है, सोचिए कि आपके बिजनेस कैसा और कितना बड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं एक बड़ा विजन बनाइए। विजन बनाते टाइम बहुत लॉजिकली मत सोचिएगा। मैं ऐसा कहता हूं कि इसको विशफुल थिंकिंग की तरह से बनाइए। और आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने आज तक जो सोचा था वैसा, वर्षों पहले जो सोचा था वैसा आज आप शायद बन चुके हैं। आज जो आप सोचेंगे वैसे ही आप फ्यूचर में बनने वाले हैं। हर काम को सिस्टम में डालिए। जो जो काम कर रहे हैं वो सिस्टम से होना चाहिए। उसके डिसीजन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड से आपके हर एक बंदे उस तरह से लेने चाहिए जिस तरह से आप ले रहे हैं। तीसरा, आपकी जो टीम है उसको ट्रेन कीजिए। अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है जो आपको सिस्टम को फॉलो करे। ऐसा यहाँ पे सोचना गलत होगा कि आपके पास जो लोग हैं उनको सब चीज आती है, या बहुत टैलेंटेड लोग आपको मिल जाएंगे। उनको अकाउंटेबल बनाइए और ट्रेनिंग निरंतर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह काम नहीं कर सकता है तो यह गलत है। आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि यह काम मेरे अलावा मेरे नीचे के लोग कैसे करें, डेलीगेशन किस तरह से कर पाए, उनको हम ट्रेनिंग किस तरह से दें कि ताकि वो बहुत अच्छा काम इंप्लीमेंट कर पाए। यही फर्क है बिजनेस पर काम करना और बिजनेस में फंसे रहने के बीच में। मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस कोई एक्सीडेंटली ग्रोथ नहीं हो सकता है, ये एक प्रोसेस है। अब हम समझेंगे कि सही बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करें जिससे आपका बिजनेस सिर्फ चले नहीं बल्कि तेजी से बढ़े। याद रखिए कि पहला जो बिजनेस था उसमें बड़े और छोटे की कंपटीशन होती थी। जो बड़ा बिजनेस था वो छोटे बिजनेस को खा जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो इंडस्ट्रीज तेजी से आगे बढ़ती है वो ही आगे जाएगी। बिजनेस में स्पीड का होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्पीड से नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाने वाले हैं। फास्ट ग्रोथ करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। ये 3 स्टेप्स आपकी इंडस्ट्रीज को तगड़ा ग्रोथ दे देगी। एक है इनोवेशंस, दूसरा है क्वांटिफिकेशंस और तीसरा है ऑर्केस्ट्रेशंस। पहला थोड़ा सा समझते हैं इनोवेशंस। तो दोस्तों, इनोवेशंस हमारे बिजनेस में क्यों जरूरी है? अगर आपने कुछ नया नहीं किया तो मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। जो चल रहा है वो चलने देंगे तो जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। आपको कोई ना कोई चीज नई लानी पड़ेगी, वह चाहे प्रोडक्ट में हो, सर्विसेज में हो, ब्रांड बिल्डिंग में हो या प्राइसिंग में या क्वालिटी, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कुछ भी नया करना पड़ेगा। यह है इनोवेशंस। पूरी दुनिया आज इनोवेशन के साथ चलते हैं। जिन्होंने इनोवेट नहीं किया है वो कंपनी आज हिस्ट्री बन चुके हैं। दूसरा है क्वांटिफिकेशंस। डेटा ही असली पावर है। अगर भरोसा रखना है तो भगवान पे रखें, बाकी सारी चीजों के लिए डेटा बहुत जरूरी है। आप जो भी नया ट्राई करें उसका डेटा रखें। कौन सा ऑफर काम कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, कौन सा सेल्समैन चल रहा है,
किस तरह से कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो नापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, डेटा से आपको कंस्ट्रेंट पता चलने चाहिए। आपको अनुभव के आधारित आप डिसीजन नहीं लेंगे। मुझे लगता है ऐसे ओपिनियनों की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें ज़रूरत है डेटा की। अगर सही डेटा होगा तो डिसीजन ईजी आएंगे, जनरेशन गैप नहीं रहेगा, तू में नहीं होगी, डिसीजन तुरंत ले पाएंगे। यानी आप स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हो चुकी है और सटीक भी हो चुकी है, क्योंकि आप डेटा के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑर्केस्ट्रेशंस। हर चीज़ों को सही तरीके से सिस्टम में डलना, इसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशंस। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी प्रक्रिया बनानी है जिससे कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले। इसका मतलब ये भी है कि आपको एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए जो इजीली रेप्लिकेट की जा सके। इसका मतलब ये भी है कि आप ऐसा बिजनेस प्रिडिक्टेबल बनाए कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए वो आपकी सिस्टम आपको बतानी चाहिए। यानी कि आपका बिजनेस का जो फ्यूचर है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। हर एक लोगों की हर एक हैबिट बन जाएगी सिस्टम को फॉलो करने का, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का, और वह लोग ही उसी तरह से फॉलो करेंगे और यह आपके बिजनेस को डिफरेंशिएट भी कर लेगा। डिफरेंशिएशंस दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। डिफरेंशिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल बनाने के लिए डिफरेंशिएशन से ही आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आमतौर पे हर एक बिजनेस एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स करते हैं और उनका कॉपी कैट करते हैं। जो प्रोडक्ट चल रही है वैसी प्रोडक्ट बनाने की गलती करती है। जैसा ऑपरेटर या जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं वैसा ही वो बनाना चाहते हैं, उनकी टीम को ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा करने से आप उनकी ब्रांड या उनके परसेप्शंस को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आपको डिफरेंशिएट करना है, अलग दिखना है, और ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि दो ह्यूमन बीइंग कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, तो उसी तरह से दो प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, दो कंपनियां कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो मुझे जरूर से बताइएगा। अगर आप ये कर चुके हैं तो कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा। आपका बिजनेस चल तो रहा है, लेकिन क्या ये ग्रो भी कर रहा है? आप जिसको ग्रोथ कह रहे हैं वो महज सेल्स का ग्रोथ तो नहीं है, जहां पे सिर्फ टॉप लाइन इंप्रूव हो रही है। काफ़ी बिजनेस में ऐसा भी हुआ है कि सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और काफ़ी बिजनेस ऐसे भी हुए हैं जहां पे सेल्स बढ़ रहा है लेकिन वहां पे इन्फ्लेशन की वजह से ही उनके ग्रोथ हुए हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को मद्देनजर करेंगे तो उनका ग्रोथ हुआ ही नहीं है या डिक्लाइन ग्रोथ है। तो यह इसका सॉल्यूशंस क्या आएगा कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाए। तो अभी हम एक ऐसा बात करेंगे कि जहां पे आपको एक सटीक सॉल्यूशंस मिलेगा जिससे आप बिजनेस को ऑटो मोड पे भी रख देंगे, और अगर आप एक ग्रोथ करना चाहते हैं तो ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो आइए अभी हम समझते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बनाते हैं। ये प्रोग्राम आपका मास्टर प्लान है जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ उनको, और वो भी आपके बिना ज़रूरत आप इनको पहुंचा पाएंगे कि आप ग्रोथ लेवल पे आ सकते हैं। बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने से डेवलप करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम फॉलो करना होगा। सिर्फ ज़्यादा मेहनत करके इसे कुछ नहीं मिलता है, आपको एक स्मार्ट सिस्टम बनाना होगा जो खुद काम करे। यह प्रोग्राम 7 जरूरी स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। आपका पहला स्टेप्स है आपका प्राइमरी एम, यानी आपका असली मकसद। आपका असली मकसद दोस्तों क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने बिजनेस शुरू क्यों किया था? सिर्फ पैसे के लिए या कुछ और बड़ा हासिल करना चाहते थे आप? यह आपको यहाँ पे लिख के रखना चाहिए। आपका असली पर्पस क्या है? अपने असली पर्पस को क्लियर करें, इससे आपको सही दिशा मिलेगी, और अगर सही दिशा आएगी तो आप इसका अच्छा सा ग्रोथ कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका मकसद कुछ अलग करने का है तो आप लीडर बन सकते हैं। आपका पर्पस जितना बड़ा होगा उसी तरह से आप एक्शंस भी उतने ही बड़े लेंगे और बड़े बनते जाएंगे। दूसरा स्टेप्स है स्ट्रेटेजिक गोल को सेट करना। बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए आपको क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे। क्या आपका बिजनेस लोकल लेवल पे रहेगा या नेशनल लेवल का बनेगा या इंटरनेशनल, इसे सेट कीजिए। जो तीसरा स्टेप्स है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, यानी यहाँ पर आप अपने बिजनेस को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। यह महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी हायरार्की किस तरह से रखते हैं, उनके साथ काम कैसे करते हैं, और यह करने से आपका अल्टीमेट जो गोल है वो हासिल होना चाहिए। चौथा जो स्टेप्स है वो है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी सही तरीके से टीम को मैनेज करना। आप टीम को अच्छे से मैनेज कैसे करेंगे, उनका रिव्यू किस तरह से लेंगे, फाइनेंस और सेल्स इन्वेंट्री,
रिजेक्शंस, प्रोडक्शंस, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रिव्यू कैसे करेंगे? कोई चीज़ बहुत अच्छी हुई तो उसको सराहना चाहिए या फिर अच्छी बनाने के लिए एक्शंस प्लान बनाने पड़ेंगे और यही चीज़ों को रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था। जो 5वां स्टेप्स है वो है पीपल डेवलपमेंट, यानी टीम को बड़ी बनानी पड़ेगी, टीम को अच्छी भी बनानी पड़ेगी। बिजनेस ग्रो तभी करेगा जब आपकी टीम ग्रो करेगी। आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं, आपको सही लोगों की ज़रूरत है। आप सभी लोगों को कैसे रिक्रूट करेंगे, उनको ज़रूरत के हिसाब से किस तरह से ट्रेनिंग देंगे, उनका कैसे कैरियर ग्रोथ प्लान होगा। ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि कोई भी नया बंदा ज्वाइन करने के बाद थोड़े ही समय में अपने सिस्टम को सीख जाए, आपकी प्रोडक्ट को समझ ले और खुद डिसीजन लेने के लायक बन जाए, और वो भी एसओपी फॉलो करके। जो छठा स्टेप्स है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ आपको अच्छे से मार्केटिंग करना होगा और अपनी बड़ी ब्रांड बनानी पड़ेगी। अगर आपका ब्रांड दिखेगा नहीं तो कभी बिकेगा नहीं, यानी कच्ची मार्केटिंग एक अच्छी और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाए। अपने कस्टमर के सेगमेंट में बेहतरीन तरीके से ब्रांडिंग कीजिए। आप जितना कॉम्पिटिशन्स कम करेंगे उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ेगा और आप अपने आप को डिफरेंशियल्स कर पाएंगे। मार्केटिंग के लिए फिक्स बजट बनाइए और वो बजट के हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ मार्केटिंग कीजिए। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर कंसिस्टेंसी नहीं देखते हैं मार्केटिंग में और इसी वजह से मार्केटिंग में उनको अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है। कांस्टेंट कस्टमर केयर और फीडबैक लेते रहिए, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस में चेंज लाइए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो इंडस्ट्रीज में कस्टमर की जो ज़रूरत है वो समझ पाएंगे और उसी की वजह से आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। 7वां और आखिरी पॉइंट है सिस्टम स्ट्रेटेजीज। ऑटोमेशंस और टेक्नोलॉजी अपनाएं। काम करने के लिए सरल तरीके अपनाएं। जहां ज़रूरत पड़े वहां पे मैनुअल काम करने की वजह ऑटोमेशंस या सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। डेटा का रेगुलर रिव्यू करते रहें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये सारे स्टेप्स की वजह से आप अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। रेडी करें। अगर आपकी टीम सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करेगी तो ये काम नहीं करेगा। सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम को सही ट्रेनिंग दें। अगर टीम को लगे कि सिस्टम उनके काम को आसान बना रहा है तो इसको फॉलो करना ज़रूर से चालू कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना पूरा बिजनेस को ऑटो मोड पे ला सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत सारे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी प्रोसेसेस और बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। मैंने बहुत सारे लिंक बीच बीच में वीडियो में दिए हुए हैं, उसको आप रीड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे पढ़िएगा और अगर कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो ज़रूर से हमारा संपर्क करें। धन्यवाद।